हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी तुलिका मैम एंड आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पढ़ाई का है तो हम इसमें कोई और बात नहीं करेंगे। स्ट्रेट अवे वी विल स्टार्ट विथ स्टडी पार्ट। Now, there are two words. One is breathing, one is respiration. बच्चे इसको interchangeably यूज़ कर देते हैं breathing and respiration को। ये दोनों different चीज़ हैं। breathing अलग है, respiration अलग है, minute इसमें difference है। Now, from lowest organism to highest organism, हमें एनर्जी किस चीज़ से मिलती है बेटा? आप कुछ भी खाना खाओ, बॉडी में जाके वो ग्लूकोज बनता है, तो हमें एनर्जी किससे मिलती है? इवन प्लांट को एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। तो हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। लेकिन एनर्जी की करेंसी क्या है? एनर्जी की करेंसी क्या है? हमारी एटीपी है। तो इस एटीपी को ग्लूकोज से निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हमारे ग्लूकोज से एटीपी यानी एनर्जी नहीं निकलेगी और इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी धीरे 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 करके एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी, नई बन नहीं पाएगी क्योंकि हमने ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दिया है एंड अ पर्सन विल डाई। देयरफॉर ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात क्लियर है? नाउ हम बोलते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वो ब्रीदिंग किस ऑर्गन के थ्रू करेंगे। जैसे हम कहाँ से ब्रीदिंग करते हैं बेटा? हम लंग से करते हैं क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं। फिशेस पानी में रहते हैं तो वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं एनवायरनमेंट से? गिल्स के थ्रू लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म है वो स्किन से ही ले लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें? तो हम इसमें कह रहे हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर varies in organism। सब में अलग अलग है। लंग्स हैं, बहुत लोग ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू लेते हैं, बहुत सारे गिल्स के थ्रू लेते हैं, बहुत सारे डायरेक्टली स्किन से लेंगे। देयरफॉर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वेरीज इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैम ये डिपेंड किस पे करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन ये छोटे छोटे पॉइंट्स। बेटा मैं जब आपको पढ़ाऊंगी मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंक्लूड कर लेती हूँ चैप्टर में। आपको एनसीईआरटी नोट्स के बाद जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक चैप्टर के एंड में हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? दो चीज़ों पे, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट कहाँ क्या होता है? जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे हैबिटेट हमारा हो गया लैंड, हो गया वाटर, हो गया, इस पे डिपेंड करता है। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, तो उसमें कहाँ से आएगा गिल्स? कहाँ से आएगा उसमें लंग्स? तो वो तो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के सरफेस पे ही कर लेगा ना। फिर हम कुछ कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म थोड़े इससे हायर फॉर्म्स होते हैं बट उनके पास भी बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं डेवलप होते, सिर्फ टिश्यू बन पाता है। बहुतों में ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है। तो इसलिए उनके पास किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है आपकी बॉडी में, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उस आपकी बॉडी में, उस पे डिपेंड करता है हमारा कि कैसा होगा आपका रेस्पिरेटरी सरफेस। इज इट क्लियर? तो हम कहेंगे बहुत सारे फाइलम से आप 9th में पढ़ के आए हो और अब हमारा क्या है? एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने बोला फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म यानी पॉरीफेरा टू हमने कहा प्लैटीहेल्मिन्स। चलो एने वो कर देते हैं, एस्केलिमिन्स कर देते हैं। एस्केलिमिन्स ये राउंड वर्म्स होते हैं। पॉरीफेरा टू एस्केलिमिन्स यानी राउंड वर्म, ये स्टार्टिंग के हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें
बॉडी सरफेस से ही हो जाता है, इनमें गिल्स नहीं आता, इनमें लंग्स नहीं आता, तो इन वाले में कैसे हो जाता है, बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। बॉडी सरफेस से ही क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। इसके जब हम हायर ऑर्गेनिजम्स पे जाएंगे तो गिल्स आएंगे, लंग्स आएंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो बिल्कुल लोअर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो टिश्यू बन गया है, कुछ ऑर्गन नहीं बन पाया, या ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाया। तो ऐसे लोअर फॉर्म्स में क्या होता है, बॉडी सरफेस से ही डायरेक्टली ऑक्सीजन अंदर जाता रहता है। जैसे हमारे में लंग्स से जाता है, हम सांस लेते हैं, सांस कहाँ तक जा रही है, एयर कहाँ तक जा रही है, लंग्स तक जा रही है, और फिर लंग्स ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में भेजेगा। अगर मैं मछली हूँ तो वाटर कहाँ तक जा रहा है, एनवायरनमेंट कहाँ तक जा रहा है, गिल्स तक जा रहा है, फिर गिल्स से ऑक्सीजन फिशेस के ब्लड में चला जाता है। लेकिन इन छोटे ऑर्गेनिजम्स में, यानी पॉरीफेरा से लेके एस्केलिमेंट्स में ऐसे कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो बॉडी सरफेस से ही डायरेक्टली ऑक्सीजन उनकी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, सो किस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, वो डिपेंड करता है कहाँ वो रहते हैं एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अगर बन गया है अच्छा वाला, तो कैसा कैसा हो सकता है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हमारे तीन टाइप का हो सकता है, या तो हम कह रहे हैं स्किन, या हम कह रहे हैं गिल्स, या हम कह रहे हैं लंग्स। या हम कह रहे हैं स्किन, या हम कह रहे हैं गिल्स, या हम कह रहे हैं लंग्स। तीन टाइप के हमारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले रहा है, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी में ले रहा है, जैसे अर्थवॉर्म, क्या बेटा आपकी स्किन से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर जा रहा होता तो हम कहते हैं हम तो स्किन से भी ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में स्किन से ही डायरेक्टली ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। तो ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर गिल्स के थ्रू हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्या, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। और अगर लंग्स के थ्रू हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं किस में कैसे होता है। तो बेटा एक बार मैं सारे फाइलम्स लिख दूं, आपने अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आप पहली बार 11th में आए हो, और अगर ड्रॉपर हो तो आपको पता ही होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ सारे फाइलम्स लिख के बताती हूँ किस में कैसा रेस्पिरेशन होता है। इसको साइड कर देते हैं, पहले ऊपर कर देते हैं थोड़ा, और अब देखते हैं किस में कैसा रेस्पिरेशन होता है। तो पहले फाइलम्स लिख दूँ सारा। सबसे पहला फाइलम हमारा होता है पॉरीफेरा, देन वी हैव सीलेंट्रेटा, then we have Ctenophora, then we have Platyhelminths, Aschelminths, Annelida, Arthropoda, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। एनिमल किंगडम में बेटा ये सारे हमारे फाइलम्स होते हैं। कुछ जितने भी एनिमल्स हैं वो किसी न किसी इस फाइलम को बिलोंग करेंगे। जैसे हम किसको बिलोंग करते हैं, हम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मैम ने कहा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाते हैं।
इधर देखो, पॉरीफेरा टू एस्केलिमेंट्स, इसमें तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाए हैं. सो वी आर सेइंग बॉडी सरफेस से ही क्या हो रहा है, इनका रेस्पिरेशन हो रहा है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रेस्पिरेटरी सरफेस. तो यहाँ तक हम क्या बोल देंगे, यहाँ तक हम बोल देंगे बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो रहा है. बॉडी सरफेस के थ्रू ही हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है. लेकिन इसके आगे अब रेस्पिरेटरी सरफेस स्ट्रक्चर्स बन गए हैं. तो वो इन तीनों में से कोई एक होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा. तो हम फटाफट लिख देते हैं किसमें क्या है. एनेलिडा में हमारा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. अब यहाँ लिखें किसके थ्रू हो रहा है बेटा, स्किन के थ्रू हो रहा है. तो ऐसा क्या है इनके स्किन में मैम जो हमारे स्किन में नहीं हो पा रहा. बेटा हमारा स्किन ना ऊपर से डेड है, डेड सेल्स है हमारे उस स्किन के ऊपर और मॉइस्ट नहीं है. स्किन से रेस्पिरेशन होने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है. एक तो सरफेस शुड बी मॉइस्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, CO2 को बाहर निकलने के लिए और ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है. एक तो सरफेस शुड बी मॉइस्ट और दूसरा होता है इट शुड बी वैस्कुलर. वैस्कुलर का मतलब क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे तभी तो ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, और ब्लड में एक बार जाएगा ऑक्सीजन तभी तो सारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा ऑक्सीजन. अगर ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड पूरी बॉडी पार्ट को उस पे ले जाएगा. तो बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए 2 क्राइटेरिया चाहिए. स्किन शुड बी moist and vascular. vascular का मतलब है ब्लड वेसल्स का बहुत सारा उसके नीचे प्रेजेंट होना ज़रूरी है. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. हम जो बच्चा सांस लेते हैं ना, लंग्स तक एयर ले जाते हैं. लंग्स का सरफेस मॉइस्ट होता है और लंग्स के सरफेस के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं. तो ऑक्सीजन सीधा हमारे लंग्स से ब्लड वेसल्स में चला जाता है. हमारी स्किन मॉइस्ट नहीं है और इसके डीप डाउन काफ़ी अंदर जाके ब्लड वेसल से ऊपर नहीं है, तो स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो सकता. एनेलिडा का स्किन बहुत ही, देखा है ना आप अर्थवर्म कैसे गिलगिला सा होता है, तो उनका स्किन बहुत ही मॉइस्ट है और बहुत सारे अबंडेंट ब्लड वेसल हैं. तो इसलिए ऐसा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो यहाँ बेटा मैं एग्जाम्पल लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ एग्जाम्पल एनेलिडा, एग्जाम्पल एनेलिडा. और इसके अलावा फ्रॉग, फ्रॉग को देखा है, फ्रॉग किस कैटेगरी में आता है, एम्फिबियन में आता है. और एम्फिबियन बेटा कॉर्डेटा का ही एक क्लास है. तो हमने बोला जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो एक तो एनेलिडा में हो रहा है, इसमें हो रहा है, और एक कॉर्डेटा फाइलम के एक क्लास में हो रहा है और उस क्लास का नाम क्या है, एम्फिबियन. तो हमने लिख दिया एक तो एनेलिडा और एक हमने लिख दिया एम्फिबियन. एम्फिबियन में कौन है, फ्रॉग है. एनेलिडा में कौन है, एनेलिडा में हमारे अर्थवर्म्स आ जाते हैं. तो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, AM AA याद रखो. क्यूटेनियस में क्या है, AA, एक M एक N. एनेलिडा एम्फिबियन, एनेलिडा एम्फिबियन. ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. देन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, यानी गिल्स के थ्रू होगा. अब गिल्स के थ्रू किस में होगा, तो हमने कहा गिल्स के थ्रू एक तो हमारे हो जाता है मोलस्का में, एक आर्थ्रोपोडा में. लेकिन आर्थ्रोपोडा ना बेटा जो लैंड पे रहते हैं इंसेक्ट्स, देखो गिल्स तो सिर्फ पानी में काम करेगा ना, तो जो ऑर्गेनिजम्स पानी में होंगे उन्हीं में होगा आपके गिल्स का रेस्पिरेशन. तो हमने कहा ये तो हमने निपटा दिया. एनेलिडा में कैसा हो रहा है, तो हमने कहा क्यूटेनियस हो रहा है. अब आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स लैंड पे रहते हैं उनमें तो गिल्स से नहीं हो सकता, उनके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर है, मैं लास्ट में बताऊंगी. लेकिन जो आर्थ्रोपोडा पानी में हैं उनमें कैसा हो सकता है, गिल्स से हो सकता है. तो आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे टाइप्स का होता है, वो इस स्लाइड के बाद मैं लास्ट में लिख दूंगी कि डिफरेंट टाइप का है. तो यहाँ लिख देंगे वेरीड स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर है. मोलस्का में किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है. ठीक है, मोलस्का में किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है. तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन में हम क्यों ना लिख दें, यहाँ पे मोलस्का लिख सकते हैं. आर्थ्रोपोडा में भी हम
इसमें ना बेटा बुक गिल्स वर्ड आता है, गिल्स नहीं आता, बुक गिल्स आता है, तो वो अलग से बता दूंगी मैं आपको। तो फिशेस लिखते हैं इसमें, मछली में तो गिल्स होता ही होता है। और एम्फिबियन, जो एम्फिबियन मैंने यहाँ लिखा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जैसे फ्रॉग, उसके बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल। तो बच्चा जो टैडपोल है वो पानी में होता है। टैडपोल में कैसा होगा? टैडपोल में ऐसा होगा, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आप सिर्फ मोलस्का और फिशेस याद रख सकते हो, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट लंग्स। लंग्स तो हम में है ही, तो हमने कहा एकाइनोडर्मेटा बेटा अलग से हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ट्यूब फीट होता है। हेमिकॉर्डेटा में गिल्स के स्लिट होते हैं, तो ये इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना मैं आपको बता रही हूँ वो इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है, लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी लंग्स की बात कर रहे हैं। तो लंग्स से किस में होता है? तो हमने कहा मैमल्स में होगा, हम मैमल्स हैं। और फ्रॉग बड़ा चालू है, फ्रॉग स्किन्स यानी एम्फिबियन। तो एम्फिबियन बेटा स्किन से भी करता है, अगर पानी, फ्रॉग तो बेटा पानी में भी रहता है, एम्फी मतलब डुअल, तो पानी में जब जाता है फ्रॉग तो करने लगता है स्किन से, लेकिन जब लैंड पे रहता है तो एम्फिबियन के पास लंग्स भी होता है। तो एम्फिबियन को मैम ने इधर भी लिख दिया है, एम्फिबियन को मैम ने इधर भी लिख दिया है, ठीक है। तो एम्फिबियन दोनों में आया। खट से एक बार रिवाइज करते हैं, खट से रिवाइज का पहली क्लास है, स्लो ले जाऊंगी, धीरे धीरे मैं इसको स्पीड अप करूंगी। चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ? चैप्टर स्टार्ट हुआ कि 2 वर्ड है ब्रीदिंग, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर इससे स्टार्ट हुआ, हमने कहा फ्रॉम लोएस्ट ऑर्गेनिज्म टू हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है हमें एनर्जी, लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी यानी एटीपी निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम ब्रीद करते हैं। पहले तो हमने ये बात की, फिर हमने कहा ब्रीद करते हैं तो हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए ताकि हर एक सेल एटीपी बना पाए। तो ऐसा तो नहीं है बेटा मैं एयर पूरा ले लूंगी, पूरी बॉडी मेरी फूल जाएगी और हर एक सेल तक एयर चला जाएगा। किसी एक ही स्ट्रक्चर तक आपका एयर जाएगा, किसी एक ही स्ट्रक्चर तक आपका एयर जाएगा, उसके बाद ब्लड ले लेगा, उस स्ट्रक्चर से ब्लड ले लेगा आपके ऑक्सीजन को। तो जिस स्ट्रक्चर तक एनवायरनमेंट यानी एयर या फिर वाटर, आप कहाँ भी रह रहे हो, वो ऑक्सीजन ले जाएगा, उस स्ट्रक्चर के बाद तो ब्लड ले लेगा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वेरीज इन ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन, अगर लैंड पर है तो लंग हो सकता है, अगर पानी में है तो गिल्स हो सकता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है मैम? हैबिटेट, लैंड है या वाटर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटा अगर एक ही सेल है तो क्या लंग होगा, क्या गिल्स होंगे? तो ऑर्गेनाइजेशन उसका कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपलर है, उस पर भी डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रक्चर उसका रेस्पिरेशन का है, ठीक है। तो मैंने कहा फाइलम वाइज होता है, तो हमने कहा ये सारे फाइलम्स हैं। स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग के 5 फाइलम में कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, तो बॉडी सरफेस से ही काम बन जाता है। उसके बाद के फाइलम में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर 3 टाइप के हो सकते हैं। स्किन वाले को कहेंगे क्यूटेनियस, गिल्स वाले को कहेंगे ब्रेंकियल, लंग्स वाले को कहेंगे पल्मोनरी। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए स्किन, मैम ऐसा क्या है हमारे स्किन से नहीं होता और दूसरों की स्किन से होता है? योर स्किन शुड बी मॉइस्ट एंड बहुत सारे ब्लड वेसल ऊपर ही रहने चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में। तो मॉइस्ट, स्किन शुड बी मॉइस्ट एंड वैस्कुलर, यानी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होने चाहिए। ये किस में होता है? अर्थवॉर्म में, तो हमने कहा एनेलिडा में क्यूटेनियस है, और एम्फिबियन फ्रॉग में क्यूटेनियस है। अब फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में भी है, लैंड पे भी है। तो वाटर में है तो क्यूटेनियस, मॉइस्ट हो जाएगी स्किन, वैसे भी उसकी थ्रू आउट मॉइस्ट रहती है, और अगर लैंड पर है तो वो लंग से भी कर सकता है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, एनिमल किंगडम में दिया है, मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। मोलस्का में गिल्स होता है, एकाइनोडर्मेटा में भी अलग स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको बाद में लिख दूंगी अभी। हेमिकॉर्डेटा में भी मैं अलग से लिख दूंगी, वो इसमें नहीं आ रहा है। कॉर्डेटा में अलग अलग क्लासेस होती हैं। कॉर्डेटा में बेटा कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, तो मैं इसका स्लाइड भी आपके बना देती हूँ। अब सबके लिख देती हूँ जो बचे हुए थे। कौन कौन बच गया था हमारा? आर्थ्रोपोडा बच गया, एकाइनोडर्मेटा बच गया, अब आप बेटा एनसीईआरटी देखोगे तो ये सब है नहीं एनसीईआरटी में,
लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था एनसीईआरटी बहुत सारी चीज़ें एक चैप्टर में दे रही हैं और बहुत सारी चीज़ें अगले चैप्टर में दे रही हैं। कितना टाइम हो गया बेटा? बहुत सारे आपके अगले चैप्टर में दे रही, तो मैं सबको कंबाइन कर रही हूँ। देन हमारा क्या बचा? हेमीकॉर्डेटा। आर्थ्रोपोडा में हमारा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा में हमारा आ जाएगा बुक गिल्स, बुक लंग्स, गिल्स, ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम। ये अभी आप बेटा याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, कर लो तो ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर हैं, मैं अलग अलग से आपको एनिमल किंगडम में बताऊंगी। एकाइनोडर्मेटा में वी हैव ट्यूब फीट। अगेन आपकी मर्जी है, इस टाइम आज पहली क्लास है, थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हेमीकॉर्डेटा में है फेरिंजियल गिल स्लिट, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, मतलब गिल स्लिट्स ही है, फेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये सब एनिमल किंगडम में है, लेकिन मैं रेस्पिरेशन में सब कंबाइन करूंगी, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में सारे एनिमल किंगडम को भी कंबाइन करूंगी, तो एक साथ आपका हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा की क्लासेस है हमारी फिशेस, एम्फिबियंस, reptiles, birds, mammals, mammals। ठीक है, इसको भी इधर कर दें। चलो जी, फिशेज में कैसे होगा आप बताओगे? गिल्स के थ्रू हो रहा है। एम्फिबियन में अभी बताओ बेटा, फ्रॉग में कैसा था? स्किन भी था, लंग्स भी था, तो हम लिख देंगे स्किन भी है एंड लंग्स भी है। रेप्टाइल में बेटा, सांप में, क्रोकोडाइल में, टर्टल में, टॉर्टोइज में लंग्स होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल में सांप हो, क्रोकोडाइल हो, टॉर्टोइज हो, टर्टल हो, सब में क्या है हमारे बच्चा? लंग्स होते हैं। बर्ड्स में क्या है? लंग्स हैं। बर्ड्स में क्या है? लंग्स हैं। मैमल्स में क्या है? लंग्स हैं। मैमल्स में क्या है? लंग्स हैं। मैम पकाएंगी एक बार, मैम हमेशा ऐसे ही करती है, क्लास के बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वापस से सारा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मैम ने कहा ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग के 5 फाइलम बॉडी सरफेस, कोई अलग से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं आया। एनेलिडा अर्थवर्म, इसमें स्किन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? स्किन से हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैम ने बाद में लिखा है। मोलस्का में गिल्स ही है। एकाइनोडर्मेटा में अलग से स्ट्रक्चर है, मैम ने बाद में लिखा है। हेमीकॉर्डेटा वगैरह हमने बाद में लिखा है। ये रहा आर्थ्रोपोडा वगैरह, ये रहा हमारा फिर कॉर्डेटा के ये आ गए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे असली चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे असली चैप्टर जो ह्यूमंस, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेगा। ठीक है, क्लियर है? कितना टाइम हो गया बेटा? आप हमने, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था आपको 45 मिनट्स पढ़ाएंगे, चलो हमने देख लिया, आधा टाइम हो गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पानी पी लूं। ये देखो, यहाँ पे जो क्लासेस में ले रही हूँ मोस्टली 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से ले रही हूँ। ड्रॉपर के हिसाब से लूँगी तो चीज़ें थोड़ी फास्ट जाएंगी। ये मैं ये सोच के ले रही हूँ बेटा अभी कि आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, सो इट शुड गो वेरी स्लो।
चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। एक हम कहते हैं कंडक्टिंग पोर्शन, दूसरा हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन। वन इज conducting portion and another is respiratory portion. Conducting portion, respiratory portion. Conducting portion and respiratory portion दो टाइप में हमारा है। क्या मतलब है मैम इसका? बेटा एक बात बताओ, आपने सांस ली यहाँ से नाक, फिर आप ऐसे ऐसे करके यहाँ 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 तक गया, बहुत जगह गया, अल्टीमेटली जब लंग्स में जाएगा तभी तो लंग्स पे ब्लड वेसल है और मॉइस्ट भी है, तो लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो ये पोर्शन है ये तो सिर्फ आपके एयर को अंदर ले जा रहा है। तो कंडक्टिंग पोर्शन वो है जहाँ से एक्सचेंज नहीं हो रहा है एयर, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा रहा, CO2 ब्लड से उस स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है, बट सिर्फ एयर अंदर जा रहा है। ठीक है, तो कंडक्टिंग पोर्शन हम बोलेंगे रूट ऑफ एयर। कंडक्टिंग पोर्शन क्या है? रूट ऑफ एयर, पैसेज ऑफ एयर। ये सिर्फ एयर को अंदर ले जा रहा है, लेकिन जब ये अंदर ले जा रहा है तो एयर की ना थोड़ी कंडीशनिंग, थोड़ा नेचर चेंज कर रहा है। अगर बहुत सारा एयर बेटा अंदर जाता रहेगा तो सूख जाएगी हमारी बॉडी, ड्राई हो जाएगी। तो ये एयर को क्या कर देता है? मॉइस्ट कर देता है। तो हमने कहा कंडीशनिंग भी कर रहा है एयर की। कंडीशनिंग ऑफ एयर, कंडीशनिंग ऑफ एयर कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? तो हमने कहा एक तो एयर को ये ना मैम मॉइस्ट बना देता है। क्या कर देता है? एयर को मॉइस्ट बना देता है, नहीं तो सब सूख जाएगा। और दूसरा, अगर कोई डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करके रोक लेता है। ठीक है, ट्रैप्स, जैसे आपके नोज में हेयर है, म्यूकस है, वो डस्ट पार्टिकल उसमें ट्रैप हो जाता है। ट्रैप्स डस्ट या कोई भी पार्टिकल है। तो कंडक्टिंग पोर्शन में एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहा, मतलब इन सारे रीजन्स में ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा रहा और ब्लड का CO2 नोज में नहीं आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पोर्शन में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक्सचेंज, कंडक्टिंग में यहाँ पोर्शंस लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देती हूँ, 2 पोर्शंस कर देती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 क्या हैं? पोर्शंस हैं। तो हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब एक बार हम देखते हैं पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेते हैं। ये देखो बेटा, ये हम ऐसे खड़े हैं। सो दिस साइड इज योर वेंट्रल साइड। जिधर बच्चा माउथ होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिधर माउथ होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड। जिधर माउथ है उसे हम क्या कहेंगे? वेंट्रल साइड। और जिधर माउथ नहीं है, ऑपोजिट टू माउथ, पीछे वाला साइड, इसको हम हमेशा क्या कहते हैं? डॉर्सल साइड। दिस साइड इज कॉल्ड डॉर्सल साइड। आगे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड। पीछे वाले को, आगे मतलब माउथ, पीछे वाले को क्या कहते हैं? डॉर्सल साइड। तो मैं ये वेंट्रल साइड से बना रही हूँ। सबसे पहले ये क्या है? यहाँ से आप सांस ले रहे हो, दूसरा कलर यूज करती हूँ। यहाँ से आप सांस ले रहे हो तो इसे हम क्या कह देंगे? नॉस्ट्रिल। दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। उसके बाद सांस हमारे नेजल चेम्बर में गया, ये नोज के अंदर का जो चेम्बर है ये है ना नॉस्ट्रिल। तो देखो ये है नॉस्ट्रिल, तो ये आपके नोज के अंदर गया, इसे हम क्या कह देंगे? नेजल चेम्बर।
दिस इज कॉल्ड नेजल चेम्बर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है ये कॉमन है, खाना खाओगे तो भी इधर जाएगा, सांस लोगे तो भी इधर जाएगा। कॉमन पोर्शन, टाइम देख लेती हूँ, कॉमन पोर्शन फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड फेरिंग्स। कॉमन पोर्शन फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड फेरिंग्स। तो ये क्या है हमारा, फेरिंग्स है। अब इसमें फूड भी है, इसमें एयर भी है। मैं पानी पी लेती हूँ। तो इसमें फूड भी है, इसमें एयर भी है। नाउ फेरिंग्स, अब फूड को कहाँ जाना है बेटा, ईसोफेगस से स्टमक में चले जाना है, और एयर को कहाँ जाना है, तो एयर को लंग में जाना है। यानी नीचे आके फेरिंग्स को दो डिविजन्स करने पड़ेंगे। तो देखो इसने दो डिवीजन किया, एक वेंट्रल साइड वाला डिवीजन, एक डॉर्सल साइड वाला डिवीजन। वेंट्रल साइड, ये ध्यान रखना बेटा, एक वेंट्रल और एक क्या है हमारा, डॉर्सल है। तो हमने बोला ये जो पॉइंट है, ओपनिंग है, इस ओपनिंग का हमने नाम दे दिया ग्लॉटिस। क्या नाम दे दिया, ग्लॉटिस। कौन सी साइड वाली ओपनिंग, वेंट्रल साइड वाली ओपनिंग इज ग्लॉटिस, एंड डॉर्सल साइड वाली ओपनिंग ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ले जाएगा इसे हम बोल देते हैं गलेट। तो फेरिंग्स का नीचे दो ओपनिंग है, वेंट्रल ओपनिंग इज ग्लॉटिस, डॉर्सल ओपनिंग इज गलेट। Ventral opening is glottis, dorsal opening is gullet. Gullet will lead to, कहाँ जाएगा, ईसोफेगस। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, जो आपके एनसीईआरटी से पता नहीं क्यों हटा दिया गया है। जूलॉजी इज नोइंग योर ओन बॉडी, डॉक्टर बनने के लिए जूलॉजी का सिलेबस कट नहीं करना चाहिए था, बॉटनी का कर सकते थे, बट देन अगेन एनएमसी एनटीए कुछ कुछ करता है यार। तो हमने बोला गलेट एंड विल। तो यानी रेस्पिरेटरी का पार्ट क्या है हमारा, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जिस पोर्शन में ले जाता है एयर को, वो नेक्स्ट पार्ट है विच इज योर लैरिंग्स, विच इज योर लैरिंग्स। इधर देखना बच्चा, मैं ऑरेंज से इससे, चलो लास्ट में बनाऊंगी। इधर देखो, पहले नॉस्ट्रिल आया, नॉस्ट्रिल से नेजल चेम्बर, फिर कॉमन फॉर फूड एंड एयर फेरिंग्स, नीचे आके फेरिंग्स ने दो डिवीजन किए, वेंट्रल वाला ग्लॉटिस, डॉर्सल वाला गलेट। ग्लॉटिस ले जा रहा है लैरिंग्स में, लैरिंग्स छोटा सा इतना सा पोर्शन है, ऐसे करके फिर वो नीचे आ गया। ये देखो, इसे हम क्या कह देंगे, ट्रेकिया। दिस इज ट्रेकिया। ये क्या है हमारा, ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया लंग तक पहुंचा और दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। यहाँ तक ट्रेकिया गया और दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। डिवीजन ऑफ ट्रेकिया को हम कहते हैं ब्रोंकाई। लेकिन ब्रोंकाई जब पहला डिवीजन कर रहा है ट्रेकिया से, तो उसे हम कह देते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोल देंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये जो बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, ये लंग के अंदर जाने के बाद और डिविजन्स कर लेगा। तो मैंने और डिवीजन, अब इसे क्या बोलोगे, अब हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सो नाउ दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवीजन करेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवीजन करेगा। ये देखो, फिर से हमने इसका डिवीजन दिखाया एक दो में, तो अब इसे क्या बोल दोगे, नाउ यू कैन कॉल इट टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई, एक दो तीन। पहला डिवीजन ट्रेकिया से ही हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर दूसरा डिवीजन प्राइमरी ब्रोंकाई ने दो डिवीजन कर लिए, तो हमने कहा सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये वाला भी करेगा, मैं एक का दिखा रही हूँ। सेकेंडरी ब्रोंकाई ने फर्दर डिवीजन किया, टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बे वाली बात है। टर्शियरी ब्रोंकाई फिर डिवीजन करेगा। तो जब टर्शियरी ब्रोंकाई, बाल पास करें, जब टर्शियरी ब्रोंकाई फिर से डिवीजन करेगा, तो अब हमने इसका नाम रख दिया, इस कलर से दिखाना सही नहीं है। जब फिर से डिवीजन कर दिया, तो अब हमने इसका नाम रख दिया, अब बोले बहुत हो गया यार, 3 तक फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक की देंगे, तो अब हमने इसको बोल दिया ओल, ब्रोंकियोल। क्या हमने बोला इसको, ब्रोंकियोल। क्या बोला, ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल फिर डिवीजन करेगा, टाइम भी देखूंगी मैं। ब्रोंकियोल फिर डिवीजन करेगा, तो ये तो स्टार्टिंग का ब्रोंकियोल है, तो इसे आप बोल दो इनिशियल ब्रोंकियोल। क्या बोल दिया हमने इसको,
इनिशियल ब्रोंकियोल। बेटा अगर आपको स्पीड बहुत स्लो लगे ना, मैं क्रैश कोर्स भी पढ़ाती हूँ, देखो हम लोग तो 11 ईयर से पढ़ा रही हूँ। स्लो बोलोगे 1x पे 1x पे पढ़ाऊंगी, 0.x बोलोगे 0.5 सॉरी 1x बोलोगे 1x पढ़ाऊंगी, 0.5x बोलोगे 0.5x पढ़ाऊंगी, 2x बोलोगे 2x पढ़ाऊंगी, 3x बोलोगे 3x पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम ईयर लॉन्ग भी सिलेबस करवाते हैं आराम आराम से जब 11th क्लास आती है। कैप्सूल कोर्स भी कराते हैं 2x पे, जब बच्चा ड्रॉपर का बच्चा थोड़ा लेट आता है, जैसे कई बार अक्टूबर नवंबर में आता है, तो हम उसको 4 महीने में निपटाते, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल कोर्स। ऑफलाइन आकाश की बात कर रही हूँ। देन क्रैश कोर्स भी होता था, बोर्ड के बाद बच्चे आते थे तो हम उसको 1.5-2 महीने में निकाल देते थे। तो आप जिस स्पीड पे बोलोगे, अभी मैं 0.5x पे ले जाती हूँ, 1x है वैसे, इससे भी स्लो कर सकते हैं। तो हमने कहा इनिशियल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई फिर डिवीजन करेगा, इनिशियल ब्रोंकाई ने फिर डिवीजन कर लिया, तो अब हमने बोला लास्ट हो गया बेटा, बस अब नहीं होगा, सहा जाएगा, तो हमने इसको बोल दिया टर्मिनेट कर जाओ, रुक जाओ। तो हमने क्या बोला, टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बोला, टर्मिनल, ये तो इनिशियल था, ये क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। नोट्स आप साइड बाय साइड बना सकते हो, वैसे ये भी मैं आपकी PDF डाल दूंगी, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और अभी तक क्या चल रहा है बेटा, कंडक्टिंग पोर्शन, ये सिर्फ रूट ऑफ एयर है, अब तक एयर सिर्फ जा ही रहा है, अभी एक्सचेंज ऑफ एयर हमारा नहीं हुआ है, अभी एक्सचेंज ऑफ एयर हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब एक्सचेंज कैसे होगा, तो मैम बनाएंगे अब एकदम तड़कीले कलर से इसको, एकदम नियॉन, जो आपकी आंखों को चुभने लग जाए, मैं वो लेना चाहूँगी। आई गेस ये चुभेगा, अरे यार ये चुभेगा। ठीक है, अब आया ऐसे ऐसे करके ये, इसे अब हम बोलेंगे एल्वियोलाई, और ये है हमारा एक्सचेंज पोर्शन। तो इसको ऑर्डर में लिख दूं बेटा, एक बार मैं आपको उससे दिखाऊं, तड़कीले कलर से, दूसरा तड़कीला कलर ले ले, ये ले लेते हैं यार, ये ले लेंगे यार, ये देखो। चलो, नॉस्ट्रिल से एयर जी जा रहे हैं, नेजल चेंबर में पहुंच चुके हैं, फैरिंग्स में आ चुके हैं, डॉर्सल नहीं जाएंगे, वेंट्रल जाएंगे, तो ग्लॉटिस का रूट लेंगे। ग्लॉटिस से किस में आ गए, लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, लेकिन ये इनिशियल ब्रोंकियोल। अब आए टर्मिनल ब्रोंकियोल, और ये आ गया एल्वियोलाई। चले पीछे, इसको ऊपर करके यहाँ लिख दूं, तो यहाँ लिख देते हैं from nostril till terminal bronchiole, terminal bronchiole। यहाँ तक क्या है बेटा हमारा, यहाँ तक हमारा है कंडक्टिंग पोर्शन, फ्रॉम नॉस्ट्रिल टिल टर्मिनल ब्रोंकियोल। और ये क्या है, एल्वियोलाई है, बट एल्वियोलाई के अंदर का स्ट्रक्चर भी ओपन करेंगे तो हमें पहले दिखेगा, अभी खोलूंगी मैं इसको, एल्वियोलर सैक, सॉरी एल्वियोलर डक्ट लिख देते हैं पहले, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई। तो कंडक्टिंग पोर्शन ये है, रेस्पिरेटरी सरफेस ये है। रिपीट कर दूं, कंडक्टिंग पोर्शन में एयर सिर्फ जा रहा है, रूट है, ट्रैप कर रहा है डस्ट पार्टिकल को, थोड़ा सा उसको मॉइस्ट कर रहा है, तो रूट ऑफ एयर ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल एंड मेक्स इट मॉइस्ट। ये हो गया हमारा कंडक्टिंग पोर्शन। देन हम आते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस पे, दिस इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहीं से आपका ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, क्योंकि यही सरफेस जो आपका है ये बहुत सारे ब्लड वेसल से सप्लाई है। ठीक है, अब हम पता है क्या करेंगे,
अब हम एक बार रूट सारा लिख भी देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं लिख रही हूँ, उसके अहेड आप चलो, अपने माइंड में सोचते चलो। कंडक्टिंग पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो मैम ने लिखा पहले नॉस्ट्रल, नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर, फिर एक नॉस्ट्रल आता है, बट चलो एनसीईआरटी नहीं बात कर रही है। फैरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, मन में सोचो आगे आगे, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये आपका क्या है? रूट ऑफ एयर इन कंडक्टिंग पोर्शन। तो क्या लिखूं? रूट ऑफ एयर इन कंडक्टिंग पोर्शन। कहाँ गया? ठीक है, ठीक है। नाउ ओए, अब इसमें ऐड करते, नहीं सॉरी, चलो इसी में ऐड कर देती हूँ। अब हम एल्वियोलाई डक्ट वगैरह जो कह रही हूँ उसकी बात करते हैं। लास्ट है ये बेटा, लेट्स सपोज बच्चा, दिस इज योर टर्मिनल, दिस इज योर टर्मिनल ब्रोंकियोल, दिस इज योर टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ये तो हमारे कंडक्टिंग पोर्शन का पार्ट हो गया। अब मैम ने कहा था एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई। तो इसमें हम देखते हैं यार, ये जो है ना जिसमें एयर एंटर कर गया, ये है एल्वियोलर डक्ट, दिस इज एल्वियोलर डक्ट। उसके बाद ये क्लासरूम्स हैं। समझ लो बेटा, ये कॉरिडोर है किसी घर का, ये किसी इंस्टीट्यूट का, ये कॉरिडोर है। कॉरिडोर में आप एंटर कर गए तो यहाँ भी आपको टीचर टकरा गए, आपने थोड़े बहुत डाउट्स पूछ लिए, लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं हो रही है। थोड़े बहुत डाउट्स पूछ लिए, पूरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये एल्वियोलर डक्ट में हम थोड़ा बहुत एक्सचेंज करेंगे, पूरा एक्सचेंज नहीं होगा। फिर ये क्लासरूम्स हैं, ये सारे क्या हैं? क्लासरूम्स हैं। ये आप अपने अपने क्लासरूम में गए तो ये क्या है? हमारे एल्वियोलर सैक। तो इसे क्या बोल देंगे हम? दिस इज योर एल्वियोलर सैक, दिस इज योर एल्वियोलर सैक। यानी क्लासरूम में घुस गए, भी टीचर आया नहीं तो थोड़ा बहुत आपने नोट्स वोट्स रिवाइज किए, तो बच्चों में डिस्कस किए, यहाँ भी पढ़ाई, यानी यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और अल्टीमेटली हमारा आएगा, और अल्टीमेटली हमारे ये आपके सीट्स हैं। जब आप सीट्स पर बैठ गए, बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये, जब आप सीट्स पर बैठ गए, टीचर आ गया, अब पढ़ाई होगी। सो नाउ दिस इज योर एल्वियोलाई। यहाँ मेन एक्सचेंज होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ तो ये सारा ही क्या है? ये सारा ही क्या? ये तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे यहाँ हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? मैं टाइम देख रही हूँ, 45 मिनट में मुझे आज खत्म कर देनी है क्लास। ठीक है बच्चा, तो यहीं तक आज सिर्फ एक इंट्रो क्लास थी। स्पीड को बढ़ाएंगे और क्लियर करेंगे। आज फर्स्ट क्लास थी तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया। दिस इज फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगली क्लास कल होगी और अब हम इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आगे ले जाएंगे। उससे पहले बेटा मैं आपका एक सेशन बना दूंगी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या लेके क्लास में बैठना है और किस वे में हम पढ़ाई करेंगे। इज इट क्लियर? तब तक के लिए बाय और नमस्ते। थोड़ी सी इत्तू सी चीज़ पढ़ाई है तो इत्तू सी चीज़ को आप कल से पहले एक बार रिवाइज करके आना। जो भी डाउट्स आएंगे वो आप
पहली बात तो वीडियो को लाइक करना है, इससे मैम मोटिवेट होंगी। वीडियो को लाइक करना मैंडेटरी है। उसके बाद आपको जो भी पॉइंट समझ नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो कल मैं कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद ही आपका लेक्चर स्टार्ट करूँगी। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो कि मैम समझ आ गया सारा। तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।